बच्चों आज है आपका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें आप लोगों के कुछ डाउट्स वगैरह थे। ठीक है, बता दो डाउट्स कौन कौन से क्वेश्चन है। 2.6 एक आप कह रहे हो बैक एक्सरसाइज का 2.6। ठीक है, बैक एक्सरसाइज 2.6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कहता क्या है कि 0.1 मोलर, आपके पास क्या है 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन गिवन है और पूछ रहा है कि इसका कितना वॉल्यूम चाहिए टू गेट रिएक्टेड विद। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना चाहिए टू गेट रिएक्टेड विद 1 ग्राम 1 ग्राम इक्विमोलर mixture of Na2CO3 and sodium hydrogen carbonate। ठीक है, मेरी बात दोबारा सुनना। वो क्या कह रहा है कि 1 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर है इसका और इसका, और ये आपका पूछ रहा है कि बात असल में पता है क्या होती है, HCl एसिड है और ये दोनों क्या है, बेस है। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड का कुछ वॉल्यूम तो चाहिए ना। यहाँ पे इसका कितना वॉल्यूम है वो मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालना है। मेरे को ये कह रहा है कि Na2CO3 और NaHCO3 मैंने थोड़ा थोड़ा चुटकी भर ले लिया और दोनों को मिला के वेट किया तो कितना आया 1 ग्राम। हाँ, एक इंफॉर्मेशन ये मेरे को दे रहा है पहले से, क्या कि ये जो 1 ग्राम मिक्सचर है ये इक्विमोलर है। इक्विमोलर का मतलब पता है क्या है कि जितने मोल्स इसके हैं उतने ही मोल्स इसके भी है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। अब देखो इसको परसू कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ से इसका आंसर चालू होता है। यहाँ ध्यान देना सॉल्यूशन में क्या है इसके। मैं ये मान लेता हूं कि सोडियम कार्बोनेट का जो मास है Na2CO3 इज लेटर Na2CO3 इज x ग्राम। ठीक है, तो अगर इसका और इसका मास का सम 1 ग्राम आ रहा है और इसको x लेट कर लूंगा तो इसका मास कितना निकल के आएगा 1 माइनस x। अबे अगर ये 0.2 ग्राम है तो ये 0.8 होगा और 0.8 कैसे आएगा 1 माइनस 0.2। तो लेट Na2CO3 इज x ग्राम, तो मास ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। अरे मानते हो दीदी मान से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों के मोल्स बराबर है, तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कैसे निकलेगा, इसका गिवन मास x है और नीचे इसका क्या आएगा मोलर मास। Na2CO3 का मोलर मास जो होता है ये मैं बता देता हूँ। Na कितना होता है 23, C होता है 12, O होता है 16। तो इसका जो मोलर मास आता है वो आता है 106। ठीक है भैया, Na2CO3 का मोलर मास क्या आ गया 106 और NaHCO3 का कितना आ जाएगा, Na का 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48। ये कितना आ जाएगा, ये 60 हो गया और ये 24 84 आ गया। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने आ गए, गिवन मास बाय मोलर मास। और बता इसके मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ये यहाँ कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 कितना आ जाएगा 1 माइनस x गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ तक कोई डाउट। अब वो ये कह रहा है कि ये दोनों मोल्स ना बराबर है, तो क्या मैं कंडीशन डाल सकता हूँ यहाँ पर, सिंस नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 हमारे को दे रखा है ना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ NaHCO3 है। कोई डाउट हो तो बताओ, बराबर है तो बराबर में मैं x अपॉन में 106 बराबर रख सकता हूँ 1 माइनस x अपॉन में 84। तो क्या यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, अरे बोल दे भैया। तो इस x की वैल्यू क्या आती है मुझे पता नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुको। चलो भाई, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ये x की वैल्यू अबे कैलकुलेट किया 0.5578 आ गया। भाई मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, मैंने पूरा कर दिया, आप बाकी नॉर्मल कैलकुलेट कर लेना। अब x की वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू आ गई तो ये x बाय 106 करके इसके मोल्स निकाल लूंगा। और सच्ची सच्ची बताना, गिवन मास बाय मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे और जितने मोल्स इसके हैं क्या उतने ही मोल्स इसके लिए हैं। तो क्या जरूरी है कैलकुलेट करना डाल के, अरे बोल दे भाई नहीं।
भाई 1 में से x माइनस करेंगे तो वही मोल्स देगा ना। तो चेक कर लेना भाई, गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा। ये गिवन मास है 0.5578 और यहाँ नीचे क्या है 106। तो ये इतने मोल्स आ जाएंगे। और ये मोल्स कितने आते हैं, ये मोल्स एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कितने आते हैं। क्या वैल्यू आई भाई, ये 0.0052 मोल। और क्योंकि जितने मोल इसके हैं उतने ही मोल इसके होंगे, तो अब कैलकुलेट करने की नीड है क्योंकि वो क्या रहा है इक्विमोलर है। तो इसी हिसाब से n ऑफ NaHCO3 ये भी कितना आ गया 0.0052। यहां तक कितनों को दिक्कत है ये बात बता दो भैया। क्लैरिफाइड। आपने क्या किया, 1 ग्राम मिक्सचर था, x ये ले लिया, 1 माइनस x ये हो गया, गिवन मास में मोलर मास ये हो गया, इक्वल मोल्स हैं तो इक्वेट करके x निकाला, मोल्स निकाल लिए, और जितने मोल्स इसके उतने ही मोल्स इसके। अब इसके आगे अनदर एस्पेक्ट चालू होता है कि भैया ये तो बता दो कि अब ये कैसे पता लगेगा कि ये किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। तो ये आपको मैं बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि Na2CO3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ये ना 10वीं क्लास की रिएक्शन है। क्या कि जब कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, CO2 और H2O बनाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी NaCl। अब क्योंकि 2 Na है ना तो 2 HCl चाहिए, तो 2 NaCl मिलेगा प्लस H2O प्लस CO2। तो क्या ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर 1 मोल है तो यहाँ 2 मोल HCl चाहिए। अगर जितना है उसका डबल चाहिए। तो फिलहाल Na2CO3 कितना बड़ा है मेरे पास 0.0052। तो ये अगर 1 है तो ये 2 चाहिए। तो अगर ये 0.0052 होगा तो ये डबल चाहिए। तो 52 का डबल 104 होता है, तो 0.0104। इज दैट क्लियर? चेक कर ले बेटा, ये इतना मोल मेरे पास था ना सोडियम कार्बोनेट, तो उसका डबल HCl चाहिए ना। नेक्स्ट अब ये पता लगा भैया NaHCO3 के हिसाब से कितना HCl चाहिए, तो इसके हिसाब से चाहिए हमारे को NaHCO3 प्लस HCl, क्योंकि एक Na है तो एक ही HCl चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो गया NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे 1 के साथ 1 चाहिए, तो 0.0052 मोल के साथ कितना चाहिए, उतना ही चाहिए। तो चेक करके देखना, इसके भी इतने मोल थे, इसके भी इतने मोल थे, लेकिन इसको डबल चाहिए और इसको नहीं, मैं उतने चाहिए काम से ला लूंगा जितना ये है। तो टोटल HCl कितना चाहिए, यहाँ पे चेक कर ले, टोटल HCl कितना चाहिए भैया, टोटल HCl के मोल चाहिए यहाँ पे 0.00104 हो गए, 0104, और इसका कितना हो गया 0.0052। दोनों को प्लस करूंगा कितना आएगा, ये 2 और 4 6, ये 5 और 0 5, और ये क्या हो गया 10.0। ये समझ आया। अब आपको इसके मोल मिल गए HCl के, और मोलारिटी पता है, वॉल्यूम नहीं आ जाएगी। अरे मोलारिटी जो होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, तो मोलारिटी पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, वॉल्यूम नहीं आ जाएगा क्या, बोलो। तो वॉल्यूम आ गया नंबर ऑफ मोल्स बाय मोलारिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.0500156, और ये कितना है 0.1 है। अरे बोलते भाई, तो ये आ गया इतना। अब क्योंकि ये मोल पर लीटर होता है, ये मोल होता है, तो इसकी यूनिट क्या आ गई लीटर, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ml आ गया। तो वॉल्यूम की आपकी जो वैल्यू आ गई 1000 से मल्टीप्लाई करते भैया, तो ये आ गया 15.6 अपॉन 0.1, और ये हटाया इधर 0, ये हटाया इधर 0, तो क्या आ गया 156 ml। तो वॉल्यूम कितने ml आ गया 156। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आप ये कहते हो मेरे को क्वेश्चन घंटा कुछ नहीं समझ आया, दोबारा एक बार सुन ले, जिसे आ गया वो स्किप मारे, बाकी यहाँ दोबारा देखे। ये HCl 0.1 मोलर है, मुझे कह रहा है ये कितना चाहिए, तो मुझे बताओ तो सही कि ये किस हिसाब से इन सबों से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब ये किस हिसाब से प्रेजेंट है, कह रहा है इन दोनों का मिक्सचर 1 ग्राम है। अगर मिक्सचर 1 ग्राम है तो अगर 2x है तो 1 माइनस x है, अरे तो 0.3 है तो 0.7 है, ये 0.4 है तो 0.6 है, तो अगर ये x है तो ये 1 माइनस x है। हाँ, ये कह रहा है इन दोनों के मोल्स बराबर है। तो अगर 2x है तो तेरा गिवन मास में मोलर मास, तेरा गिवन मास में मोलर मास, और दोनों के मोल्स इक्वल है तो इनको बराबर पुट कर दूंगा। बराबर पुट करके x आया, x से मेरे मोल्स आए। अब ये इक्वेशन 10th क्लास की इक्वेशन है, भूल गए तो अभी याद रखो कि 2 Na है तो 2 HCl चाहिए,
तो इसके जितने मोल है उसके डबल, ये इतने थे तो डबल हो गए, और इसके जितने हैं उतने ही चाहिए, तो टोटल HCl मैंने ऐड कर दिया, नंबर ऑफ मोल मिल गए, नंबर ऑफ मोल मिल गए तो वॉल्यूम आ गया। समझ आया? जल्दी नोट डाउन करो। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या कह रहा है, मोलैलिटी आपको गिवन है, कह रहा है मास ऑफ यूरिया बता दो कितना चाहिए जो 2.5 kg और 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए चाहिए। तो आपको पता है मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, गिवन मास है मोलर मास, तो मोलर मास तो फिक्स होता है ना, गिवन मास ही तो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। आप जितने मोल्स डालोगे उस हिसाब से आपका मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगा। ग्राम है कहां पे 2.5 0.25 ग्राम, नहीं मोलर गिवन है, स्मॉल m है, 0.25 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, 2.5 kg बनाना है, ठीक है। तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, इन kg, यही होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो अभी बता रहा हूं वो ध्यान से समझना। आपको मास गिवन है, ठीक है, आपको मोलैलिटी गिवन है, तो मास आपका हो गया 2.5 kg, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और यहाँ पे 0.25 मोलर हो गया, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.25 इनटू में 2.5 kg करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली होते क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। जैसे ही मोलर मास इधर मल्टीप्लाई करूंगा ले जा करके मेरे को गिवन मास आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि यहाँ पे 2.5 kg आपको गिवन है। तो ये तो हो गया सब गलत। क्यों गलत हो गया ये बात समझो, क्यों गलत हुआ ये इंपॉर्टेंट है। वो ये नहीं कह रहा 2.5 kg इतना मोलर एक्वस सॉल्वेंट है, क्या है सॉल्यूशन का मास है, और यहाँ किसका मास चाहिए। और पता है इससे जो आंसर आता है उसमें और जो एक्चुअल आंसर आता है उसमें बस ना पॉइंट का फर्क है। तो बच्चा कहेगा शायद मेरे से ना कैलकुलेशन एरर हो गया होगा, समझ रहे हो। तो बच्चा देखते हुए भी कि किसी और का कुछ आ रहा है मेरा कुछ आ रहा है गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है भाई, ये मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं है, ये वाला ये सॉल्यूशन है ना, मेरे को चाहिए सॉल्वेंट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ध्यान देना, मोलैलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो चेक करके देखो भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आएंगे, हम ये लेट कर लेते हैं, हम क्या लेट करते हैं, लेट गिवन मास ऑफ यूरिया या रिक्वायर्ड मास मैं कह सकता हूं, रिक्वायर्ड मास ऑफ यूरिया क्या ले लेता हूं, x ग्राम्स ले लेता हूं। और आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होता है ना वो गिवन मास अपॉन में मोलर मास कब होता है, जब गिवन मास क्या हो ग्राम्स में हो और ये किस में हो ग्राम पर मोल में, तभी तो ग्राम से ग्राम कट के मोल आंसर आता है। ये बात समझे नहीं समझे। तो हम यहाँ पे क्योंकि मेरे को मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है तो इसलिए मेरे को मास भी किसमें लेट करना पड़ेगा, ग्राम्स में। तो मैंने लेट कर लिया ना x ग्राम। तो चेक करके देख गिवन मास मेरा ये अपॉन में मोलर मास जो यूरिया का आता है, यूरिया का मोलर मास होता है इसका 60, तो गिवन मास बाय 60 यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे। और क्योंकि ये मास ग्राम्स में है, ये ग्राम्स पर मोल में है, तो ग्राम से ग्राम कट के आंसर मोल में आ गया। अब चेक करो नीचे, नीचे मेरे को क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब क्योंकि ये मास ग्राम में है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का माइनस करोगे सॉल्यूशन में से तो सॉल्वेंट आएगा, लेकिन ये मेरा किसमें है ग्राम में और ये किसमें है केजी में। तो केजी को किसमें कन्वर्ट कर ले, अरे 1000 से मल्टीप्लाई कर ग्राम में कर ले। अब इस ग्राम में से x ग्राम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और केजी में करने के लिए इस मास को क्या करूं 1000 से डिवाइड, यहाँ नीचे कर दूंगा 1000 से डिवाइड, तो हो गया ये मेरे मोल्स हो गए और ये मेरा केजी ऑफ सॉल्वेंट हो गया, तो मोल पर केजी आ गया। अब ये बराबर है 0.25 के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यू विल गेट द आंसर। और अब जब यहाँ से x कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आता है 36.94 ग्राम, और यहाँ से क्या आता है इस वाले से अगर करते तो गिवन मास कितना आता
37.50। बंदा कहता है ओहो ये तो चलो कोई नहीं, कैलकुलेशन एरर हो गया होगा, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट एरर है भाई। समझे कि नहीं समझे? क्लैरिफाइड? तो मैंने तुम्हारे को ये वाला इसलिए बताया क्योंकि ये गलती तुम करके आते हो पेपर में। जल्दी लिखो इसको। अब ध्यान देना भाई, टॉपिक हमारा आया है क्या? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कितना सॉल्यूट मैं सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकता हूँ। क्या कितना भी कर सकता हूँ? ले डालू, ले पानी मिला दे जितनी मिलानी है, कोई कम कोई ज्यादा, कभी कोई रूठता नहीं है। लेकिन वही अगर चीनी और पानी की बात करूं तो चीनी एक हद तक डिसॉल्व होती है ना, तो कितना मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द maximum amount of solute that can be dissolved in specified, अरे फिक्स रखूंगा ना मैं सॉल्वेंट तो, इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और एक बात बताओ, एक बच्चा चीनी घोल रहा है नॉर्मल पानी में, एक बंदा चीनी घोल रहा है नॉर्मल पानी में, लेकिन भैंस की मूंछ हीट भी करे जा रहा है साथ में, तो कौन ज्यादा चीनी घोल लेगा? तो इसलिए वो कह रहा भाई ये कैच है, मैंने तो 4 ग्राम ही घोली, तेरे कैसे 12-13 ग्राम ही घोली है? अब मेरे में अक्ल है, मैं उसे हीट करता गया। तो यार ये तो चीटिंग हो गई ना। आप एक डाटा देने जा रहे हो कि ये चीज इतना डिसॉल्व होती है, ये इतना डिसॉल्व होता है, तो वो हमें एक फिक्स टेम्परेचर पे करना पड़ेगा ना, और क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट होता है तो प्रेशर भी फिक्स रखना पड़ेगा। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड वेरी नाइस। ये भी मेरे को फिक्स रखना है, वरना कोई बंदा डाटा देगा मैंने 10 ग्राम कर ली, कोई कहेगा मैंने तो 12 ग्राम कर ली। भाई काछे किया आपने ये? अच्छा मैंने हीट कर दिया। अरे हीट एक डाटा दो भाई। ये बात समझ आई? पक्का? अब याद ध्यान देना, we have to study 3 types of solution in detail। अरे solubility पढ़ रहा हूँ ना, तो 3 types of solution in detail। ठीक है? कौन कौन से? इस बात को समझना कौन कौन से। You guys know we have solid, we have liquid, we have gas। यही 3 है ना हमारे पास। तो एक बार मैं पढ़ूंगा सॉलिड लिक्विड में डाले भैया शुगर पानी के अंदर, तो एक टाइप की सॉल्युबिलिटी ये पढ़नी है। दूसरी सॉल्युबिलिटी पढ़नी है गैस डाले भैया लिक्विड में। गैस डाले लिक्विड में का एग्जांपल ऑक्सीजन डालो वाटर में, CO2 डालो कोका कोला में। मजा आता है ना, CO2 कोका कोला में आती है, मस्त गला चलाती है। तीसरा लिक्विड डालो लिक्विड में, ये तो सबसे बढ़िया है। दारू डालो पानी में। लिक्विड गैस एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, तीनों मजा आता है पीने में। ये शरबत हो गया, ये तो नॉर्मल पानी हो गया, और ये वाला तो भाई है सॉलिड से गैस में भी जाता है। अरे मैंने है नॉर्मल पानी कैसे हो गया? कौन सा? सेकंड वाला गैस, O2 गैस होती है, तूने कभी सुना है ना? O2 गैस पानी में उसमें होता है। ठीक है? तो कुल मिला के 3 सॉल्युबिलिटी मेरे को पढ़नी है। होता तो सॉलिड इन गैस भी है, सॉलिड इन सॉलिड भी है, वो 9 टाइप के सॉल्यूशन थे, 6 मुझे नहीं पढ़ने। अरे तुम तो खुश हो जाओ, तुम्हारा तो कोर्स कम है, ये मेरे को डिटेल्स में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आज कौन सा पढ़वाने जा रहा हूँ? सॉलिड इन लिक्विड। समझ गए बात? तो यहाँ आ जाओ भैया, पहला कौन सा आते हैं? फर्स्ट आ जाओ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब तुम जानते हो कि सॉलिड सॉल्यूट है मेरा और लिक्विड सॉल्वेंट में डालना है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ, और ये भी ले लेता हूँ कि ये मेरा सॉलिड है और ये मेरा क्या है? ये मेरा लिक्विड है। तो मेरा सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा? जी बनेगा ना, सॉल्यूशन बनेगा। एक बात बता, तू दूध में चीनी डाल के पी रहा है तो यूं करेगा क्या? ये रहा दूध, पुश
चीनी डाल दी, घुल गई, दूध पी लो। स्टर भी तो करना पड़ेगा। तो जब तक आप सॉल्यूट पार्टिकल को इसके अंदर यूनिफॉर्मली स्टर नहीं करते, डिसॉल्व नहीं करते, तब तक सोल्यूशन नहीं बना। कहीं तू ऐसे कर, ये ले चीनी डाल दी, अब तू दूध पिएगा तो एंड में चीनी चीनी आएगी, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हुई। ठीक है, तो सॉल्यूट को स्टर करके, स्टर मतलब स्टर करके मेरे को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो डिसॉल्व होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? अगर तुम डिसॉल्व नहीं करोगे, डिसोल्यूशन नहीं होगा, तो ये घंटा नहीं बन रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर ध्यान दें। और अगर ऐसा हो कि जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट था वो बाहर आ गया, कैसे बाहर आ सकता है? हीट कर दे, अरे चीनी पानी का घोल ले, हीट कर दे, पानी उड़ गया, बच गई क्या? चीनी। तो अगर ऐसा हो कि सॉल्यूट डिसॉल्व जो था वो बाहर आ गया, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, समझ गए? तुम्हें ये पता है कि चीनी घुलते घुलते एक टाइम पे घुलना बंद हो जाती है। एक्चुअल में ये नहीं होता कि वो घुलना बंद हो गई। बताऊं क्या होता है? तुम ऐसे घुले जा रहे हो, तो जितनी घुल रही है ना उतनी क्या हो जा रही है? यही बात समझ। अरे चीनी आप घुलते हो, एक टाइम बाद घुलनी बंद हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता वो घुल नहीं रही, घुल रही होती है, लेकिन जो घुली हुई है ना वो बाहर भी आ जाती है। मान सकते हो ये बात? माननी पड़ेगी। अबे यार मैं क्या भाई, तो 4 घंटे से मान ले पढ़ रहा है, तेरे को टीचर पढ़ाया जा रहा है, तो तू यूं ही तो कहेगा अरे भाई मत पढ़ा, क्योंकि जो अंदर जा रहा है वो सब बाहर ही आ रहा है। यही बात समझ। तो जितना घुल रहा है उतना बाहर आ रहा है। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो उस टाइम पे जितना डिसॉल्व हो रहा होता है उतना ही क्रिस्टलाइज भी हो रहा होता है। जिस स्पीड से डिसॉल्व हो रहा है उसी स्पीड से, हाँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एट सैचुरेशन लेवल। अरे सैचुरेशन का क्या मतलब होता है? लेवल, रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो जाता है? becomes equal to rate of, अरे बहुत भाई, क्रिस्टलाइजेशन। इज दैट क्लियर? है ना? ये वाली बात हो गई। अब आप मेरे को बताओगे कि इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on solubility of solid in liquid, solid in। तुम बताओ कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो सॉलिबिलिटी बढ़ती है घटती है? बढ़ती है, ये तुम जानते हो ना। अभी मैं तुम बताओ भाई, मतलब चीनी ज्यादा घुलेगी पानी में या कम घुलेगी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो? टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा सॉल्युबल होगा, है? तो मतलब तू ये कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये है कि यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। यही कह रहे हो ना? मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है। अब डिपेंड कैसे करता है आपको एक बात बताता हूँ। चाय बनाना कैसा प्रोसेस है? अरे चमन मतलब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? एंडो। ओ भाई अपनी बात सुन, पहले तो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। कोई चीज हीट लेकर के हो रही है मतलब वो क्या है? एंडो है। और कोई चीज हीट दे करके हो रही है तो अरे कोई हीट रिलीज कर रहा है तो वो एक्सो है। और कोई हीट ले रहा है तो, जैसे चाय बनाना हीट लेके बनती है ना, तो मैं उसे हीट दूंगा, तो वो तो ले रहा है ना, तो वो ले रहा है तो अपनी तो हीट ऐड ऑन कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है तो हीट बढ़ेगी, तो वो एंडो प्रोसेस है। लेकिन वही पानी से बर्फ बनानी है तो पानी से बर्फ कब बनेगा? तुमने पानी को रखा फ्रिज में, बर्फ बढ़ा दूंगा और उसके नीचे ले जाके रख दिया सूरज। पानी के नीचे क्या रख दिया? है उसकी औकात को बना देगा बर्फ। रीजन सिर्फ वो हीट निकालना चाह रहा है और तूने नीचे रख भी नहीं सकते। अरे तेल लेने गई ये बात रख सकते हैं नहीं रख सकते? तू ये बात समझ कि अगर रख दूं तो वो हीट निकालना चाह रहा है और तू उसे हीट दिए जा रहा है तो बनेगी बर्फ। तो समझ गया ना? तो जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है वो हीट निकालना चाहता है, अगर आप उसे टेम्परेचर देने लग जाओगे तो क्या वो प्रोसेस होगा? तो इसी तरीके से कुछ चीजें तब डिसॉल्व होती है जब वो हीट लेती है, मतलब एंडो होता है, और कुछ तब डिसॉल्व होती है जब वो हीट रिलीज करती है।
तो डिसोल्यूशन प्रोसेस दोनों टाइप के होते हैं, नहीं आई बात समझ? अरे एंडो भी होता है, एक्सो भी होता है। हाँ, एंडो में अगर तुम टेम्परेचर दोगे ना तो ज्यादा डिसॉल्व होगा, कहेगा लाओ मेरे को हीट चाहिए और ज्यादा दो। और अगर तुम एक्सो वाले को हीट दोगे तो कहेगा अबे ओ मैं हीट देता हूँ तुम मुझे मत दे, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में क्या है कि जो डिसॉल्व होने वाला प्रोसेस है वो दो टाइप का है, एंडो भी है और एक्सो भी है। और कुछ सोच के देखना, आपके अकाउंट में पैसा आता है तो प्लस दिखाता है, जाता है तो एंडो में पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक्सो में एक्सो में जा रही है ना, तो यहाँ ध्यान दें। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि डिसोल्यूशन प्रोसेस में बी ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसेस मे बी ऑफ, अरे मौक दे भाई, मे बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी टू टाइप्स? पहली हो गई एंडो, सेकंड हो गई एक्सो। एंडो के केस में डेल्टा एच, ए भैया मेरी बात सुन, ये जब तेरा सॉल्यूशन बनना डिसॉल्व होना एंडो होता है ना, तो मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ, डेल्टा दूर एच दूर, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया। इसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है ये? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये भी रिप्रेजेंटेशन चलती है और ये भी चलती है, डेल्टा एच सॉल्यूशन। ये एक्चुअल है और ये नकली है लेकिन चल रही है मार्केट में। चलती ये भी है, मसाला नहीं है। मेरी बात दोबारा सुन, डेल्टा और एच के बीच में सॉल्यूशन लिखना, ये एक्चुअल है लेकिन रिप्रेजेंट इससे भी करोगे तो चलेगा। तो एंडो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 400 प्लस 800 की 800 लेकर के डिसॉल्व होगा, 900 लेकर डिसॉल्व होगा, ये समझे? और ये क्या है? एक्सो, हीट ले ले मेरे से तो डिसॉल्व होगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लेफ्ट पार्ट मिटा दूँ, यही वाला लेफ्ट वाला देख ले जल्दी लिखे से, तो याद है ना भाई। तो जब डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडो है तो एंडो के लिए डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और जब भी डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, तो मान करके चलना टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो भी कार्य है वो फेवर अरे बढ़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, बढ़ेगी। और सेकंड, जब एक्सो है डिसोल्यूशन प्रोसेस तो उसका डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होगा? अच्छा बच्चा ना भूल जाता है यार, एंडो में पॉजिटिव था या एक्सो में? एक्सो का मतलब एग्जिट, चल हट दफा, यही बात समझ। तो जब कोई चीज जा रही है, जैसे मेरे अकाउंट से पैसे जा रही है, तो वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या दिखाता है गूगल पे पर? हाँ, जहां लगती है भाई साहब, जा क्यों रहा है तू, समझ रहे हो? तो ये बात समझना, एक्सो में एग्जिट है, एग्जिट है तो नेगेटिव है। और जब हीट निकल रही है तब होना चाह रहा है, तो बहस को टेम्परेचर मत दो, क्योंकि टेम्परेचर दोगे तो सोल्युबिलिटी, और टेम्परेचर घटाओगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ भी वाइस वर्सा है, टेम्परेचर घटाओगे तो सोल्युबिलिटी घटेगी। अरे वो भाई यही बात समझ। अरे टेम्परेचर बढ़ा तो सोल्युबिलिटी घटी, किस केस में? जहां एक्सो था। अरे नहीं आया तो बोलना पक्का भाई, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा। क्लियर? अब नेक्स्ट में क्या बताने जा रहा हूं आपको, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है, तो याद याद देना। अगली हेडिंग क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility of solid in liquid. Is that clear? यहाँ पर ध्यान देना, आपको क्या लिखना है? नो इफेक्ट। क्यों इफेक्ट नहीं है? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कंप्रेस नहीं हो सकते, प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल है ना, बिकॉज solid and liquid both are guys what? Both are
इनकम्प्रेसिबल। अरे बोल दो, Yes, yes. दोनों इनकम्प्रेसिबल है। क्लियर? ये लिख लो भैया, टॉपिक ये वाला खत्म।